नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और इसमें आज हम 51वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़ों को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। कुछ क्वेश्चन वन रिपोर्ट के बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनके एमसीक्यूज, उनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उनका रिवीजन भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 18वीं रिपोर्ट में ऊंचाई के अनुसार 1% की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ऊंचाई के आधार पर आपने यहाँ पे मिलान करना है, किसके अनुसार? वन रिपोर्ट जो 18वीं आई है उसके अनुसार। आप जानते हैं उत्तराखंड में वनों का जो वर्गीकरण किया गया ऊंचाई के आधार पे, वो एक अलग तरीके से किया गया है। उसमें हम पढ़ते हैं कि 300 मीटर से नीचे कितने प्रतिशत वन है, 300 से 600 मीटर तक कितने प्रतिशत वन है, 600 से 1200 मीटर तक, 1200 से 1800 मीटर तक, इस तरीके का वर्गीकरण। आगे हम जानेंगे इनके बारे में। जो 18वीं वन रिपोर्ट है और जो अब वन रिपोर्ट्स आने लगी हैं, उसमें जो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है वो अलग कैटेगरी में किया गया है। उसमें आपको ये कैटेगरी मिलेगी कि 0 से 500 मीटर तक कितने वन हैं, 500 से 1000 मीटर तक कितने वन हैं, 1000 से 2000 तक, 2000 से 3000, 3000 से 4000 और फिर 4000 मीटर के ऊपर। तो उसमें अलग कैटेगरी है। आपसे वन रिपोर्ट के अनुसार पूछा है। वन रिपोर्ट के अनुसार जो 0 से 500 मीटर तक का ऊंचाई का इलाका है, यहां पर उत्तराखंड में 11.6% वन पाए जाते हैं। जो 500 से 1000 मीटर तक का इलाका है, इस इलाके में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? लगभग 16.2%। 1000 से 2000 मीटर की अगर हम बात करें, इस इलाके में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, लगभग 41.2%। अगर 2000 से 3000 मीटर के बीच की बात करें तो यहां पे संख्या घटने लगती है, 23.6%। और अगर हम 3000 मीटर से 4000 मीटर की ओर चलें तो ये आपके 7% के करीब होगा। और 4000 मीटर के ऊपर अगर जाएंगे तो 0.053% रह जाएगा। यह है पूरा वर्गीकरण। अब आपने मिलाना है 500 से 1000 मीटर। कितना है 500 से 1000 मीटर? 16.2 यहां पर है, यानी पहले का 3। 1000 से 2000 में कितना है? 1000 से 2000 में सबसे ज्यादा है 41.25, यानी दूसरे का 1 हो जाएगा। 2000 से 3000 के बीच में कितना है? 23.6, जो कि यहां पर है, यानी 2। और 3000 से 4000 के बीच में 7.24, यानी कि 4। यही आपका सही क्रम है, यानी 3 1 2 4 हमारा आंसर होगा। एक और चीज ध्यान रखना, कथन वाले सवाल में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर पहले वनों का प्रतिशत बढ़ता है और फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद 1% घटने लगता है। क्या यह कथन सही है? हमने पूरे डेटा को देखा, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। पहले आपने देखा 500 तक 11%, फिर बढ़ा 16%, फिर 41%। इस ऊंचाई के बाद 2000 मीटर के बाद यह लगातार घटने लगता है, 23%, फिर 7% और फिर लगभग 0%। ठीक है। जो अलग कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है, जैसे मैंने आपको कहा, उसमें 300 मीटर से नीचे तक के इलाकों में लगभग 12.8% वन है। 300 से 600 मीटर के मध्य की बात करें तो 12.3% वन है। 600 से 1200 मीटर के मध्य की बात करें 16.3 है। 1200 से 1800 की बात करते हैं, यहां पर आपके कितने आ जाएंगे? 22%। और 1800 से 2800 की बात करें तो यहां पर 28% आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। यहां पर भी वही पैटर्न लागू होता है कि शुरुआत में बढ़ता है, एक ऊंचाई के बाद घटने लगता है। ठीक है। हालांकि आपने पहला रेफरेंस जो है वो रिपोर्ट वाले डेटा को याद करना, यहां से सवाल बन सकता है। हमारा सही आंसर बना था 3 1 2 4। कहां पर है 3 1 2 4? ये रहा। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां पे उपोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई वाले इलाके में पाए जाते हैं? जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं हमारे, ये आपको 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेंगे। कौन से वन? उपोष्ण कटिबंधीय वन।
इन वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा है? वो साल है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है इनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? वो साल है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये वन 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले इलाकों में और केवल ऐसे इलाकों में जहां पर कम वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है। कोणधारी वन, कोणधारी वन जो हैं ये किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी तीसरे का 4 होगा। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? वो चीड़ है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है। और अंत में है पर्वतीय शीतोष्ण वन। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है ये 1800 से 2700 मीटर के बीच पाए जाते हैं। इसमें आपका जो बांज वृक्ष है, इसके अलावा जो बर्च है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है, चौथे का 3 है। 1 2 4 3 आपका आंसर है जो ये रहा। ठीक है। अगला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्न में से किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? तो साल वृक्ष जो है ये किसका प्रमुख वृक्ष है? अभी हमने देखा उपोष्ण कटिबंधीय वन। वनों के प्रकार को भी हम यहीं पे कवर कर रहे हैं। जो साल वृक्ष है ये किस प्रकार का है, किस कैटेगरी में आता है, किस प्रकार के वनों में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है, जैसे हमने देखा कि 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में पाए जाते हैं। ऐसे इलाके जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जहां पे वर्षा कम होती है वहां पर हमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड का जो पूरा उप हिमालयी क्षेत्र है वो इसी प्रकार के वनों से भरा हुआ है। कौन से वाले? जो साल वृक्ष है, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? इनमें से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? मानसूनी वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं हमारे, ये तराई भाबर के इलाके में, शिवालिक के इलाके में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये भी आमतौर पे 1500 मीटर से नीचे के इलाकों में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है। मानसूनी वन इनका अन्य नाम है। मुख्य रूप से शिवालिक, दून घाटियां, वहां पर शागौन, सहतूत इसके प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है। चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड के किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? जो चीड़ है यह कोणधारी वन है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो कोणधारी वन होते हैं इनके बारे में हमने जाना था, ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। जो चट्टानी धरातल होती है वहां पर भी इस प्रकार के वृक्ष उग जाते हैं। और इन वनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ है वो चीड़ है। चीड़ से हमें एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं लीसा। लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। अंग्रेजों ने उत्तराखंड में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कब शुरू किया, लीसा निकालना कब शुरू किया? तो वर्ष याद करेंगे 1890। ठीक है। उत्तराखंड में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष से राल और तारपीन बनाया जाता है? देखिए, जो लीसा हमें प्राप्त होता है चीड़ से, इसी लीसा से राल और तारपीन इनको बनाया जाता है। यानी ये किससे हमें मिलेगा? चीड़ वृक्ष के लीसा से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है? उत्तराखंड का हरा सोना ये किसको कहते हैं? उत्तराखंड का हरा सोना बांज वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो बांज वृक्ष है ये किस प्रकार का वृक्ष है? जैसे चीड़ है वो कोणधारी वन है, साल जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ऐसे ही जो बांज वृक्ष है हमारा यह पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। 1800 से 2700 मीटर के ऊंचाई वाले इलाकों में ये पाया जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा। इसे उत्तराखंड का वरदान भी कहते हैं, शिवजी की जटा भी कहते हैं और उत्तराखंड का हरा सोना भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जो बांज वृक्ष है इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफेरा। ठीक है। बांज वृक्ष की पूरी दुनिया में कितनी प्रजाति पाई जाती है? 40 प्रजाति। अगर पूछेगा उत्तराखंड में कितनी प्रजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में मिलने वाले एल्पाइन और उप एल्पाइन वनों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए असत्य कथन को चुनना है, देखते हैं।
इसमें 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, बर्च आदि वृक्ष आते हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो अल्पाइन और उप अल्पाइन वन होते हैं हमारे 3000 मीटर या 2700 मीटर के ऊपरी इलाकों में ये पाए जाते हैं। जो अल्पाइन उप अल्पाइन है वो 2700 मीटर से ऊपर और 3000 के ऊपर फिर अल्पाइन झाड़ियां। इन अल्पाइन वनों में जो मुख्य वृक्ष हैं वो सिल्वर फर हो गया, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, बुरांश हो गया, ये सब होते हैं। इस वन क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष तेल युक्त होते हैं, ये भी सही है। इन वृक्षों की विशेषता यह है कि इनमें तेल होता है, तेल से भरे हुए ये पेड़ होते हैं, ठीक है। कच्चे वृक्ष भी जल जाते हैं इसके, ये भी सही है। तेल इनमें काफी होता है, जलाने के लिए काफी इस्तेमाल इनका किया जाता है, जलने में काफी आसानी से जल जाते हैं, तो ये भी सही है। वर्षा कम होने से ये वृक्ष 5 मीटर से अधिक नहीं होते, क्या ये सही है आपका? ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये जो पेड़ होते हैं इनकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो होती है आमतौर पे वो 30 मीटर तक होती है, यानी काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ऊंचाई इनकी ज्यादा होती है ना कि कम। ये वाला आपका असत्य है, यही आपने बताना था। इनकी लकड़ी का इस्तेमाल इमारती लकड़ी के रूप में फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है कि सुगंधित तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो देवदार से, इसी प्रकार के वृक्षों से ये मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है और उससे तेल भी निकाला जाता है, तो किसको माना जाता है? वो देवदार को, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के वृक्ष और वनस्पतियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खैर वृक्ष से क्या बनाया जाता है? खैर वृक्ष से कत्था हमें प्राप्त होता है, खैर वृक्ष की छाल से हमें कत्था प्राप्त होता है, पहले का 2। भोजपत्र के तने से कागज बनाया जाता है, दूसरे का 1। देवदार वृक्ष से सुगंधित तेल प्राप्त होता है, तीसरे का 4 हो जाएगा। और विलो जो लकड़ी होती है, विलो से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं, यानी कि 3। 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर होगा, जो ये रहा, ठीक है। उत्तराखंड में वन्य जीव और एवं संरक्षण से संबंधित सूची को यहाँ पे मिलान करना है। संरक्षण के लिए कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे संगठन है या संस्थाएं हैं और उनकी संख्या कितनी है। जैसे नेशनल पार्क, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में नेशनल पार्क है हमारे पास 6, तो पहले का हो जाएगा 3। वन्यजीव विहार कितने हैं उत्तराखंड में? वन्यजीव विहारों की संख्या 7 है, यानी दूसरे का 1 होगा। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है, कंजर्वेशन रिजर्व हमारे पास हैं, वो 4 हैं, तीसरे का 2 हो जाएगा। और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान हमारा 1 ही है जो नैनीताल में है, इसका हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 3, 1, 2, 4 आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई है? देखिए, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? इसे उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार माना जाता है जो वर्तमान में मौजूद है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में स्थित है, लगभग 485 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया? तो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए जब कदम उठाए गए उसके अंतर्गत सबसे पहले एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया, जो है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग भी बना, वहां पे अनुसंधान केंद्र बनाया गया। अस्कोट अभयारण्य पिथौरागढ़ में बना और चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी खोला गया, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य का चुनाव करें। पहला, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है, क्या यह सही है? यह आपका सही है। देखिए, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है हमारा, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अलग अलग सोर्सेस में इसका जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग दिया गया है। कुछ जगहों पर 967 है, कुछ जगहों पर 957 दिया गया है, कुछ जगहों पर 975 दिया गया है। कोई भी नंबर हो, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखना है। 975 भी देखने को मिलता है, तो ये सही है आपका। यह अभयारण्य उत्तर में केदारनाथ, मंदाकिनी और चौखंबा जैसी पर्वत चोटियों से घिरा है। जो यह अभयारण्य है हमारा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, यह केदारनाथ, मंदानी और चौखंबा शिखरों से घिरा हुआ है, ये भी सही है। यह अभयारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। इन दोनों नदियों का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है वहां पर स्थित है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। 1972 में बना था।
उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बना था, चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला है। ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सीधा गलत होगा, यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, यह वाला गलत है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है वो मसूरी वन्यजीव विहार है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल मात्र 11 वर्ग किलोमीटर के करीब है, लगभग 11 के करीब है। इस वन्यजीव विहार को माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। देहरादून के अंदर स्थित है, 1993 में बना था। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में होती है। जो विंसर वाला है, क्या ये 1988 में बना? बिल्कुल सही है, 1988 में अल्मोड़ा में इसे बनाया गया था। 47 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, ये 1989 में बना था। 2300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इस नेशनल पार्क का एरिया है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में होती है, देहरादून के अंदर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर वन्यजीव विहार ये उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 2013 में नहीं 2012 में हुई थी। ठीक है, नैनीताल और चंपावत के अंदर यह स्थित है। 2012 में यह बना था, तो ये वाला आपको गलत दिया है। ए, बी और सी आपके सही हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के वन्यजीव विहार की स्थिति आपने अब बतानी है। यहाँ पे गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये हमारा उत्तरकाशी में है, पहले का 4। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये पिथौरागढ़ में है, दूसरे का 3। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य 1987 में ये बना था, पौड़ी गढ़वाल में है, तीसरे का 1 हो जाएगा। और विंसर वाला हमारा अल्मोड़ा में है, ये आपका 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 आपका सही विकल्प बना, जो यहाँ पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तराखंड के वन्यजीव विहार को सूची यहाँ पर फिर से आपको मिलान करने के लिए दी गई है। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्रफल। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के करीब है, तो पहले का हो जाएगा 3। केदारनाथ वाला सबसे बड़ा है, तो जो भी सबसे बड़ा आपको दिया होगा वो इसका होगा, दूसरे का 2 है। गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में है, इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है, तीसरे का हो जाएगा 1। और सोना नदी वन्यजीव विहार जो पौड़ी के अंदर है, यह 4 हो जाएगा 300 वर्ग किलोमीटर के साथ। 3, 2, 1, 4 सही आंसर है, जो यहाँ पर है। अगला, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा वन्यजीव विहारों का सही क्रम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगे हुए हैं? ऐसे सवाल भी बन सकते हैं कि आप इनका क्रम लगाइए, उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में। तो अगर आपसे पश्चिम से पूर्व में पूछा जाए, सबसे पश्चिमी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी है हमारा मसूरी। ठीक है, इसके बाद आता है गोविंद वाला, जो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद आता है सोना नदी वाला। फिर आता है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, फिर आता है विंसर वन्यजीव अभयारण्य, फिर आता है हमारा नंदौर और फिर आता है हमारा अस्कॉट। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपने, ये इनका सही क्रम है, सातों के सातों वन्यजीव अभयारण्य। अब ये हमारा सबसे वेस्ट का है, ईस्ट अस्कोट जो है ये हमारा सबसे ईस्ट का है, यानी पूर्व का है। अब इसको देखते हैं कौन सबसे मिलता है। तो अस्कोट तो सबसे पूर्व में आएगा, पूर्व की ओर चलना है, तो अस्कोट बीच में कहीं आएगा नहीं, तो ये 2 आपके सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। अब आपने इनको मिलान करना है कि कौन सा वाला सही इस पैटर्न को फॉलो करता है। अस्कोट के बाद, अस्कोट के तुरंत पहले कौन सा है? नंदौर। तो अस्कोट के पहले आ गया नंदौर, नंदौर के बाद है विंसर, विंसर के ऊपर है केदारनाथ। तो तीसरा वाला यहां पे सही फॉलो हो रहा है और यही आपका आंसर है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लिया जाए तो सबसे उत्तरी वन्यजीव अभयारण्य में गंगोत्री आ जाएगा। गंगोत्री के बाद केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री या गोविंद वन्यजीव अभयारण्य इसे करना, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य आ जाएगा। फिर आ जाएगा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, फिर आ जाएगा मसूरी, ये उत्तर का है सबसे नॉर्थ, और फिर हम चल रहे हैं दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर। मसूरी के बाद होगा अस्कोट, फिर होगा विंसर, फिर सोना नदी और अंत में सबसे दक्षिणी होगा नंदौर। ठीक है, अगला, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब होती है? जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ये हमारा 1995 में बना था। ये हमारा नैनीताल में स्थित है। लोकेशन भी पूछी जाती है, नैनीताल 1995। ठीक है, इसको भी याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, फैक्ट्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।